हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोलराश लॉ को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और इससे कोलराश लॉ जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और जो डी वाई का जो था लॉ वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता था, जिसमें अपन ने लिमिटिंग फैक्टर भी देखा था। अब कोलराश लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले आप इस पर थोड़ा विचार करिए, इसको आप थोड़ा देखिए जो मोलर कंडक्टिविटी है पोटेशियम क्लोराइड की वह होती है 149.86 और मोलर कंडक्टिविटी में सोडियम क्लोराइड की अगर बोलूं तो वो है 126.25, ठीक है ना। और इसी तरीके से हम मोलर कंडक्टिविटी पोटेशियम नाइट्रेट की देख रहे हैं। पोटेशियम नाइट्रेट की मोलर कंडक्टिविटी है 145.00 और सोडियम नाइट्रेट की कंडक्टिविटी है 121.60। ठीक उसी प्रकार से हम मोलर कंडक्टिविटी देख रहे हैं पोटेशियम ब्रोमाइड की, जो कि 151.92 है। और ऐसे ही सोडियम ब्रोमाइड की अपन देख रहे हैं, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी 128.51 है। अगर आप इनमें अगर डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो इन दोनों का, जिसे यूं कहें कि अपन, मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं ना, मैं लिख देता हूं पोटेशियम, इसको पहले माइनस कर देता हूं, 1 यहां से कर देता हूं, 6 में से 5 गया, 1 बचा, और यहां पर बचेगा 5 में से 6 में से 5 1 और 8 में से 2 गया 6 पॉइंट, 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, और यहाँ 4 में से 2 23। ऐसे हम इनका डिफरेंस देखेंगे तो ये 0 और 10 में से 6 गया 4 पॉइंट, इसमें से 1 बचेगा तो क्योंकि एक इधर लिया तब ये 10 होगा, ठीक है ना, 10 में से 0 गया, और यहाँ पर 0 में से 0 10 में से 0 गया ना 4, अब यहाँ बचा 4 में से 1 गया 3 और ये 23। ऐसा ही हम इसमें से देखें तो 14.23। तो आप जो देख रहे हैं इसमें डिफरेंस, इनकी मोलर कंडक्टिविटी किसमें दिया है, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में इनकी कंडक्टिविटी। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि मोलर कंडक्टिविटी पोटेशियम क्लोराइड की कितनी है तो इतनी है, सोडियम क्लोराइड की कितनी है तो 126.25 है। इन दोनों के मोलर कंडक्टिविटी में डिफरेंस कितना है तो आप बताएंगे 23.61 है। ऐसे ही पोटेशियम नाइट्रेट की मोलर कंडक्टिविटी कितनी है तो पोटेशियम नाइट्रेट की कंडक्टिविटी 145 है, और सोडियम नाइट्रेट की कितनी है 126.60 है। तो दोनों इनमें डिफरेंस कितना है तो 23.40 है। पोटेशियम ब्रोमाइड की मोलर कंडक्टिविटी कितनी है तो 151.92 है, और सोडियम ब्रोमाइड की मोलर कंडक्टिविटी कितनी है तो 128.51 है। इनमें डिफरेंस कितना है तो 23.4 अपन ले लेते हैं, इतनी है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर केटायन के साथ एनायन सेम एनायन है, नंबर एनायन जो है सेम है, तो
उनकी मोलर कंडक्टिविटी के में जो डिफरेंस है वो सेम होता है। पहली बात तो ये क्लियर हुई। कब? जब एनआईएन सेम हो। यहाँ पर कौन सेम है? एनआईएन सेम है हर कंडीशन में, ठीक है ना। व्हेन सेम एनआईएन ऐसे ही हम कैटायन के बारे में बात करें तो कैटायन में अपन को क्या देखेगा, जैसे मैं यहां लेता हूं ये पोटेशियम क्लोराइड ले लेता हूं, या ऐसा ले लेता हूं पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट ले लेता हूं। तो अब आप देखिए पोटेशियम नाइट्रेट का कितना है? पोटेशियम नाइट्रेट 145.00 और पोटेशियम नाइट्रेट का कितना है? मैंने पोटेशियम क्लोराइड का 149.80 और पोटेशियम नाइट्रेट का कितना है? तो 145.00 पोटेशियम नाइट्रेट का। अब अपन ऐसा कर रहे हैं, सोडियम को ले लेते हैं, सोडियम Na, सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। मतलब यहां पर अपन केटायन सेम ले रहे हैं। व्हेन केटायन सेम, पॉजिटिव वाले सेम ले रहे हैं, तो सोडियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी कितनी है? सोडियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी 126.25 है। ऐसे ही सोडियम नाइट्रेट की मोलर कंडक्टिविटी कितनी देखी अपन ने? 121.60 है। क्लियर? और ऐसे ही अपन ये दोनों कैटायन अपन ने सेम लिया। एक और एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, लिथियम का भी ले सकते हैं, पर अपन यहाँ में दो को ही देख रहे हैं फिलहाल। या पोटेशियम ब्रोमाइड ले लेते हैं, और चलो ऐसा कर लेते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम क्लोराइड ले लेते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड, पहले में पोटेशियम ब्रोमाइड का कितना है? पोटेशियम ब्रोमाइड 151.92 और पोटेशियम क्लोराइड का कितना है? 149.86। अगर हम इनमें से डिफरेंस इनका भी देखें तो देखिए ये 80.9 में से 5 जाएंगे, 4 बचेगा। इसमें भी अपन डिफरेंस देख रहे हैं, ये 5 है और 12 में से 6 जाएंगे, 6 बचेगा 5। अभी क्या है? 5 है, 5 में से 1 गया 4। इनमें आप देखिए 12 में से 6 बचा, 1 गया 6 बचा, और 8 में से 0 बचा 5। यहां आ गया 10 में से पोटेशियम ब्रोमाइड 19.6, तो 10 में से ये गया जाएगा आपका, तो बचेगा 1 और 4 में से 4 थोड़ा इसका गड़बड़ हो रहा है, तो इसमें हम पोटेशियम की जगह पर क्या ले सकते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट को ले लें। पोटेशियम नाइट्रेट ले लेते हैं, तो ये आपका बचेगा 145। 10 में से
145 पोटेशियम नाइट्रेट 00 ऐसा कर 90 11 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा आपका 6। अब इसमें अपन क्या देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट केस में थोड़ी इसको भी अपन रहने देते हैं पर बाकी केस में आप देखिए इन केस में आपको क्या दिखाई दे रहा है। इन सब केस में अपन को दिखाई दे रहा है कि जो डिफरेंस आ रहा है, मैं एक मिनट और दूसरा मार्कर ले लूं। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, इनमें देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंस आ रहा है तीनों केस में बिल्कुल ऑलमोस्ट इक्वल है, और इनमें देखेंगे तो इनमें भी दोनों में देखिए ऑलमोस्ट इक्वल है। इसमें आपको डिफरेंस थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, ऐसा क्यों? पर पहले इनके ऊपर के बारे में बात करें जिसको कि कोलराज ने लेकर अपना लॉ दिया था। कोलराज का क्या कहना था? कोलराज का कहना था कि इनमें अगर एनायन सेम हो, केटायन कोई भी हो, उससे बना हुआ इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी, दो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर उनका जो डिफरेंस होता है लगभग ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। अब आप कहेंगे सर इस केस में ऐसा क्यों हो रहा है? इस केस में इसलिए हो रहा है कि इन दोनों की जो ये कहना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होते हैं वीक होते हैं, उसके हिसाब से इनकी जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है, या यूं कंडक्टेंस तो नहीं कहना चाहिए, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसके कारण ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में इनमें डिफरेंस ज़्यादा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए और लगभग एक ही स्ट्रेंथ के होने चाहिए, तब की बात है ये, ठीक है ना। तो इनमें सेम डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इस सेम डिफरेंस को लेकर मतलब कॉमन अगर इनमें पॉजिटिव आयन या केटायन पॉजिटिव हो तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है वो उसमें सेम डिफरेंस होता है। इसको लेके कोलराज ने एक लॉ दिया, उस लॉ को अपन कोलराज लॉ कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसको जैसे अपन लिखते हैं तो इसी को अपनी बुक के अकॉर्डिंग यही लिखा जाएगा कि इनमें डिफरेंस जैसे इसको लिखा जाएगा तो आपके एनसीईआरटी की बुक में कैसे लिखा हुआ है कि इनके बीच में जैसे जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको अपन लेमडा से बताते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन लेमडा इसके बारे में बात करें तो इनफिनाइट सॉल्यूशन पर पोटेशियम क्लोराइड की कंडक्टिविटी माइनस सोडियम, इनफिनाइट पर माइनस सोडियम क्लोराइड की कंडक्टिविटी इजिकल्स टू, फिर इसको ले लें इजिकल्स टू पोटेशियम नाइट्रेट, इनफिनाइट कंडक्टिविटी पोटेशियम नाइट्रेट की माइनस इनफिनाइट डाइल्यूशन पर सोडियम नाइट्रेट की कंडक्टिविटी इजिकल्स टू, फिर पोटेशियम ब्रोमाइड इनफिनाइट पर पोटेशियम ब्रोमाइड की कंडक्टिविटी माइनस इनफिनाइट पर सोडियम ब्रोमाइड की कंडक्टिविटी। कट ऑलमोस्ट डिफरेंस कितना है 23.4। इस बात को लेकर कोलराज ने एक लॉ दिया था, उस कोलराज के लॉ को क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अपन। तो इस बेस पे कोलराज ने क्या बताया कि माइग्रेशन कह रहा है कि सोडियम पोटेशियम जो है सोडियम को रिप्लेसमेंट करता है इनफिनाइट डाइल्यूशन पर। अगर सेम एनायन है तो उनका डिफरेंस मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस सेम होगा। सिमिलरली इस केस में रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोराइड आयन या रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रेट आयन बाय क्लोराइड आयन
in the same cation, in the cases of same cation, the difference is almost same. इस तरीके से कोलराज ने एक यह दिया और दूसरा कोलराज ने इसी के अकॉर्डिंग कोलराज ने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया जा रहा है, उस इलेक्ट्रोलाइट में जो मोलर कंडक्टिविटी है वो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले आयन, नंबर ऑफ आयन के ऊपर डिपेंड करती है. सम ऑफ द नंबर ऑफ आयन्स, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ any solution at infinite dilution is sum of the contribution of sum of the ions, number of ions. It is depend on the number of ions, not the nature of the ions. इसी को अपन कोलराज का लॉ कहते हैं. तो इसको मैं पहले रब करके फिर इसको लिख देता हूँ कोलराज के लॉ को, ठीक है ना. यहाँ नीचे लिख देता हूँ. कोलराज का लॉ क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट सॉल्यूशन, द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट electrolytic solution is mathematically we represent this कोलराज law. इनफिनाइट पे molar conductivity M is directly is equal to the plus lambda infinite plus minus v lambda minus. अब यहां पर ये मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफिनाइट सॉल्यूशन पर. एम मोलर कंडक्टिविटी और V प्लस एंड V माइनस. कंसंट्रेशन कह सकते हैं या नंबर ऑफ आयंस कह सकते हैं. मैं नंबर ऑफ आयंस लिख देता हूं. नंबर ऑफ आयंस और ये लेमडा प्लस मोलर कंडक्टिविटी इंडिविजुअल कंडक्टिविटी ऑफ पॉजिटिव आयंस और लेमडा इनफिनाइट डायल्यूशन पर माइनस. तो कंडक्टेंस ऑफ नेगेटिव आयंस. तो ये कोलराज का लॉ है. क्योंकि जो कंडक्टिविटी दी जाती है
इनफिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी मैंने आप लोगों को बताया कि 0 हो जाती है। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि सिंस द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इज 0 देन वी शो द, यहां से मैं लिख देता हूं, सिंस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन become 0 therefore Colruyt's law represent as, कोलराश लॉ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मोलर कंडक्टिविटी, यहां पर जो डाइल्यूशन आपका मोलर कंडक्टिविटी वहां पर अपने इनफिनाइट पर कह रहे थे, अब यहां पर क्योंकि कंसंट्रेशन 0 हो जाती है तो 0 कंसंट्रेशन पे, तो मैंने ये 0 लगा दिया, ठीक है ना। ये मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू लैम्डा 0 प्लस लैम्डा 0 माइनस। इस तरीके से हम इनफिनाइट सॉल्यूशन पर जब 0 कंसंट्रेशन होता है किसी इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करने पर, तो कोलराश लॉ को इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ आयंस अगर इसमें लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। और V माइनस करके, अब देखिए आपको कोलराश लॉ मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, और एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कोलराश लॉ को कैसे बताएंगे। पहले सबसे पहले तो क्या बताएंगे कि कोलराश ने बताया था कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केसेस में जब सेम कैटायन होते हों या सेम एनायन हो तो उनकी कंडक्टिविटी का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। इस कंसेप्ट को लेकर कोलराश का कहना था कि जैसे किसी सॉल्यूशन में अगर एनायन सेम है तो क्या होगा कि कैटायन का जो रिप्लेसमेंट होगा वो इस बात उनका जो रिप्लेसमेंट होगा तो उनकी कंडक्टिविटी का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। जैसे फर्स्ट केस में अपन ने बताया था कि कैटायन सेम थे, जैसे कैटायन डिफरेंस थे, एनायन सेम थे, पोटेशियम और सोडियम लिया गया, पोटेशियम का क्लोराइड लिया गया और सोडियम का भी क्लोराइड लिया गया। पोटेशियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी 149.86 थी और सोडियम क्लोराइड की कंडक्टिविटी 126.45 थी। तो इनमें जो डिफरेंस आ रहा था वो 23.4 आ रहा था। अब देखिए, क्योंकि दोनों में क्या है, क्लोराइड आयन सेम है। अब अगर हम पोटेशियम ब्रोमाइड को ले लें या पोटेशियम नाइट्रेट को ले लें, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट की मोलर कंडक्टिविटी याद रखिएगा, क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट वी के क्लोराइड की कंपैरिजन में, तो पोटेशियम नाइट्रेट की मोलर कंडक्टिविटी 145 थी 0.00 और सोडियम नाइट्रेट की मोलर कंडक्टिविटी 121.60 थी। इनमें डिफरेंस निकालेंगे तो वही 23.4 आएगा। तो जो सोडियम आयन है या पोटेशियम आयन सोडियम आयन को रिप्लेस कर देगा।
पोटेशियम आयन का सोडियम आयन को रिप्लेस करने के लिए जो उनकी मोलर कंडक्टिविटी में डिफरेंस होता है वो 23.4 होता है। सिमिलरली केस में अगर एनायन सेम है, जैसे सोडियम पोटेशियम ब्रोमाइड ले लेते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड और सोडियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम ब्रोमाइड की मोलर कंडक्टिविटी 151.91 है और सोडियम ब्रोमाइड की मोलर कंडक्टिविटी 128.51 है। तो इनका पोटेशियम, यहां पर भी पोटेशियम सोडियम को रिप्लेस करेगा, तब उनकी मोलर कंडक्टिविटी में डिफरेंस 23.4 आएगा। जब केटायन सेम हो और एनायन डिफरेंस हो तो भी एग्जाम्पल देखें, जैसे हम पोटेशियम क्लोराइड ले लेते हैं और पोटेशियम नाइट्रेट ले लेते हैं। पोटेशियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी अपन ने देखी कितनी थी, 149.86 और पोटेशियम क्लोराइड की है ना, अब पोटेशियम नाइट्रेट की कितनी थी, 145। क्लियर? इनका अगर डिफरेंस निकालेंगे, मतलब यहां पर डिफरेंस निकालेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आ रहा। तो इस केस में क्लोरीन नाइट्रेट को रिप्लेस करेगी, तब उनके मोलर कंडक्टिविटी में जो डिफरेंस होगा वो 4 पॉइंट समथिंग होगा। इसी प्रकार से अगर हम सोडियम को ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी 126.60 थी, ठीक है ना, 126.45 थी। किसकी? सोडियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी। अब सोडियम नाइट्रेट की मोलर कंडक्टिविटी की बात करें या सोडियम ब्रोमाइड की, सोडियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी थी, 121.60। अगर इसका भी डिफरेंस निकालेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब है कि पोटेशियम दोनों जगह पर पोटेशियम है, सॉरी एक जगह पर सोडियम है, सेम है, तो क्लोरीन नाइट्रेट को रिप्लेस करेगी, तब उनकी मोलर कंडक्टिविटी में भी डिफरेंस सेम रहता है। कोरलाच का कहना था कि नेचर से लेना देना नहीं है, एक्चुअली जो आयंस होते हैं अगर वो डिफरेंस आए, पोटेशियम उनकी मोलर कंडक्टिविटी सेम, ठीक है ना, और क्लोराइड और नाइट्रेट है तो उनके बीच में डिफरेंस आएगा, मोलर कंडक्टिविटी में डिफरेंस आएगा। मतलब कि अगर आपने कोई वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है, उसमें जितने भी आयंस हैं तो हर एक आयन, नंबर ऑफ आयंस का कंट्रीब्यूशन होता है मोलर कंडक्टिविटी में। इसलिए टोटल किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द कंट्रीब्यूटिंग आयंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इज नोन एज कोलराच लॉ। आप कहेंगे कि सर कंट्रीब्यूटिंग क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि किसी केस में बड़ी क्लास में अपन देखेंगे कुछ आयंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं, तो कंट्रीब्यूटिंग आयन मोलर कंडक्टिविटी, वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ contributing ions present in the electrolytic solution at infinite dilution is known as कोलराच लॉ। फिर कोलराच लॉ ने इस तरीके से मैंने रब कर दिया, आने ये किया, ये कोलराच लॉ का अपन मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये मोलर कंडक्टिविटी है और यहाँ मोलर कंडक्टिविटी किसकी है? केटायन की, और यहाँ मोलर कंडक्टिविटी एनायन की, और ये नंबर ऑफ कितने आयन हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ कितने नेगेटिव आयन हैं, इसके इक्वल होगी। पर अपन ने जब
प्रीवियस लेक्चर में देखा कि इनफिनाइट सॉल्यूशन पर किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अपन कोरलाश लॉ को इस तरीके से बताएंगे। तो यहाँ आज तक था कोरलाश लॉ के बारे में मैंने आपको बताया, और अब कोरलाश लॉ की एप्लीकेशन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।